हाँ रे भाई, अपना टॉपिक जो चल रहा था वो अपन बात कर रहे थे किसकी? हिमनद के कार्यों की, है ना। और हिमनद के कार्यों के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले सामान्य परिचय में हिमनद किसे कहेंगे, हिमनद के प्रकार कितने होते हैं, हिमरेखा क्या होती है और हिमनद किस प्रकार से कार्य करता है। तो 3 क्रियाओं के द्वारा करेगा, कोई सा प्रक्रम हो, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन किस किस से कर रहा था? उत्पाटन, अपघर्षण और सन्निकर्षण से। फिर उन पदार्थों का क्या करेगा? परिवहन करेगा। और परिवहन के बाद में उनका किसी यथा स्थान पर क्या कर देगा? निक्षेपण कर देगा, यानी जमाव कर देगा। अब जहाँ से अपर्दन करेगा वहाँ पर भी कुछ स्थलाकृतियाँ बनेगी। तो वो सारी स्थलाकृतियाँ कौन सी कहला रही थी? वो सारी कहला रही थी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। सबसे पहले अपन बात करी थी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की। अपर्दनात्मक स्थलाकृति में कौन कौन सी आती है? यदि अपन सीक्वेंस के साथ बात करें तो सबसे पहले कौन सी आ जाती है भाई? निवेशन, गर्त। निवेशन गर्त के बाद में एक कौन सी थी? स्ट्रेन। स्ट्रेन का विस्तृत रूप क्या होता है? हिम विदर। हिम विदर का गहरा रूप क्या होता है? ब्रग श्रृंग। इसके बाद में अपन ने बात करी किसकी? यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी में ही कौन सी आ जाती है? लटकती घाटी। इसके बाद में कौन सी आ जाती है? सर्क। सर्क में ही कौन सी आ जाती है? टॉर्न झील। ठीक है। इसके बाद में अरेत या तीक्ष्ण कटक। इसके बाद में कौन सी आ जाती है? हॉर्न या गिरी श्रृंग। और इसी में आ जाती कौन सी? कोल, या इसे ही क्या कहा जाता है? हिमानी दर्रा। ठीक है। एक हो जाती है कौन सी? नूनाटक। ठीक है। नूनाटक के अलावा हिम सोपान। और हिम सोपान के साथ ही कौन सी आ जाती है? पेटर नास्टर झील। ठीक है। इसके अलावा श्रृंग या पुच्छ। ठीक। और एक कौन सी आ जाती है? भेड़पिट सेल, या भेड़पिट सेल को ही क्या कहा जाता है? रोश मुटोने। और एक लास्ट में क्या जाती है? फियोर्ड। ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं ये हिमनद के कौन से कार्य? एक तो है श्रृंग या पुच्छ, या इसे ही इसका एक दूसरा ना अलग स्थलाकृति कौन सी है? सेम ऐसी ही भेड़पिट सेल, या इसे ही कहा जाता है रोस मुटोने। ये दोनों तो सेम नाम है, भेड़पिट सेल या रोस मुटोने। तो और क्रेग या टेल बोल दो, या फिर बोल दो श्रृंग या पुच्छ बोल दो। ठीक है, ये एक अलग है। और लास्ट वाली कौन सी आ जाती है? फ्योर्ड। इसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले बात करी किसकी? निवेशन गर्त की। निवेशन गर्त से तात्पर्य क्या होता है? हिमनद की उत्पाटन या अपघर्षण क्रिया के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स या अवसाद या जो कंकड़ पत्थर हिमनद को प्राप्त होते हैं, वो कंकड़ पत्थर जब सतही भाग के ऊपर एकत्रित होने पर सूर्य ताप को प्राप्त करके उनके तापमान में जैसे ही वृद्धि होती है तो समीपवर्ती हिम को क्या कर देते हैं? पिघला देते हैं या गला देते हैं। और हिमनद के पिघलने से जो वहां पर गर्त बन जाते हैं उन गर्तों को क्या कहा जाता है? निवेशन गर्त कहा जाता है। एक अपन ने बात करी कौन सी? स्ट्रेन। जब हिमनद की उत्पाटन क्रिया व अपघर्षण से जो भी अवसाद प्राप्त हो गए और वो अवसाद जब हिमनद के तल पर गतिशील होते हैं तो आधारी चट्टान के साथ क्या करेंगे? रगड़ खाएंगे। घर्षण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जो आधारी चट्टान को घिसकर वहां पर जो खरोंचे या जो धारियां बना देते हैं समानांतर या लंबवत, उन धारियों को क्या कहा जाता है? स्ट्रेन। जो किस काम में आएगी? पूरा जलवायु के अध्ययन में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। स्ट्रेन का यदि रूप बड़ा हो जाए, यानी कि स्ट्रेन का आकार यदि गहरा हो गया तो गहरी स्ट्रेन क्या कहलाएगी? हिम विदर। और जब ये गहरे होते होते जब हिमनद के तल तक पहुंच गए तो फिर जनरली ने क्या कहा जाता है? ब्रग श्रृंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर अपन ने बात करी किसकी? यू आकार की घाटी।
यू आकार की घाटी, हिमनद अपने लिए कोई भी अलग से नवीन घाटी का निर्माण नहीं करता है। जो पहले से नदी ने वहां पर कौन सी बना रखी है, वी आकार की घाटी, उसी वी आकार की घाटी में जब हिमनद गतिशील होता है तो उसको संशोधित करके, मतलब उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया से उसी के किनारों का ढाल क्या कर देता है, लंबवत कर देता है, और पैदा क्या कर देता है, समतल, जिससे वो दिखने में अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान दिखाई देती है, यू अक्षर के समान। तो क्या कहलाई, यू आकार की। जब कभी यू आकार की घाटी में मुख्य हिमनद का अवसान हो जाए, तो मुख्य हिमनद का अवसान होने पर उसके पिघलने से जो जल प्राप्त हुआ, वो जल उत्पाटन क्रिया से जो यू आकार की घाटी के तल पर जो गर्त बनते हैं, उन गर्तों में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और जल के एकत्रित होने से वहां पर जो झीलें बनती है, उन झीलों को क्या कहा जाता है, रिब्बन झील। तो रिब्बन झील कहाँ बनती है, यू आकार की घाटी के तल पर बनती है। ठीक है। अब ऐसी झीलें जो है एक आधी संख्या में नहीं मिलकर क्रमिक श्रृंखलाबद्ध रूप में पाई जाती है, और ऐसी झीलों की श्रृंखला को अपन क्या बोल सकते हैं, झील माला, जो कहां पर, उच्च अक्षांशों में, जिसमें स्पेशली फिनलैंड, और फिनलैंड को अपन ने क्या बोलते हैं, हजारों झीलों का देश, इसी आधार पर कहा जाता है। मुख्य हिमनद में आकर मिलने वाले जो सहायक हिमनद है, और उन सहायक हिमनदों की घाटी जब मुख्य हिमनद में थोड़ी लटकती हुई प्रतीत होती है, तो उस घाटी को क्या कहा जाता है, लटकती घाटी। लटकती घाटी के निर्माण के लिए कुछ दशाएं होनी चाहिए, 3 दशाएं। एक तो क्या, मुख्य हिमनद का अवसान हो जाए, या फिर मुख्य हिमनद के तल का दशा हो जाए, या फिर मुख्य हिमनद के किनारों का क्या हो जाए, उत्तान। यदि ये 3 कंडीशन मिलती है तो फिर आपको वहां पर कौन सी घाटी मिलेगी, लटकती घाटी। अब अपन को अगली बात करनी है कौन सी, सर्क, या जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, टॉर्न झील। ठीक है। सबसे पहले तो सर्क बनेगा कहां पर, ठीक है, ये कोई पर्वतीय भाग, और इस पर्वतीय भाग के ऊपर से शीर्ष भाग पर जो यहां पर क्या बन गया, हिमनद बन गया। अब ये हिमनद जैसे ही यहां से क्या होगा, इसका एक भाग टूट कर क्या आ जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। और जैसे ये हिमनद यहां से गतिशील अवस्था में आएगा, तो ये जो किनारा है, इस किनारे से क्या करेगा, उत्पाटन क्रिया। ठीक है। और उत्पाटन के साथ कौन सा कार्य करेगा, अपघर्षण का कार्य। ठीक है। एक टुकड़ा इधर से भी आएगा, और एक भाग इसका गतिशील अवस्था में इधर से भी आएगा, दोनों किनारों की ओर गतिशील होंगे। अब जब दोनों किनारों की ओर गतिशील हो रहे हैं, तो ये जो दोनों किनारे हैं किसी पर्वत श्रेणी के, इन पर्वत श्रेणी के दोनों किनारों को क्या करेंगे, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, इसको अपर्दित करेंगे। और लगातार जब ये अपर्दित होता चला जाएगा, तो अपर्दित होते जाने से यहाँ पर एक दोनों किनारों पर क्या बनेगा, अर्धगोल रंगमंच बोल दो, या फिर आराम कुर्सी के सदृश्य स्थलाकृति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शर्क। ठीक है। इसको भी काट कर अंदर तक अपर्दित कर देगा, और ये वाला जो भाग है इसको भी काट कर क्या कर दिया, अंदर तक अपर्दित। और जब दोनों किनारे अंदर तक अपर्दित हो जाते हैं, तो फिर इस प्रकार से ये जो भाग बना, ये भाग आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, अर्धगोल रंगमंच बोल दो, या फिर आराम कुर्सी के सदृश्य। वो बिल्कुल बैठते ना अपन, बिल्कुल पैर फैला के, उच्च वर्ग वाले लोगों के देखा होगा कभी, है कि नहीं, जिसके 4 पाँव नहीं होते, वो फोल्डेड होता है थोड़ा सा नीचे वाला भाग भी, जिसमें ऐसे झूला भी खा लेते हैं उसी में, है कि नहीं। तो आराम कुर्सी के सदृश्य जब ये चट्टान कटकर क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है, और फिर ये जो हिमनद है इस प्रकार से क्या होता है, गतिशील होता है। तो ये जो आकृति बनी, इस आकृति को क्या नाम दिया जाता है, ये कहलाती है सर्क। ये क्या कहलाएगी, सर्क। अब अपर्दन जब लगातार होता जा रहा है, तो ये जो तल है सर्क का, इस तल का भी लगातार अपर्दन होता जाएगा, और तल का और अधिक अपर्दन होने से तल क्या हो जाएगा, थोड़ा और नीचे हो जाएगा। और नीचे होने पर जब इस हिमनद का पिघला हुआ जल यहां पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो हिमनद के पिघले हुए जल का एकत्रण होने से यहां पर एक अस्थायी झील का भी क्या हो जाता है, निर्माण। तो सर्क के तल पर जो अस्थायी झीलें बनती है, इन झीलों को क्या कहा जाता है, या तो आप सीधा बोल दो सर्क झील, या फिर इसे क्या कहा जाता है, टॉर्न झील। तो टॉर्न झील जो है वो कहां पर बनती है, सर्क के तल पर बनती है। तो सबसे पहली बात तो सर्क क्या है, सर्क है आराम कुर्सी या अर्धगोल रंगमंच के समान आकृति। कौन सी क्रिया से बनती है, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया से। कब होगी, जब हिमनद पर्वतीय ढलानों के सहारे नीचे उतरता है, तो नीचे उतरने पर संपर्क में आने वाली जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से एक तो उत्पाटन और एक अपघर्षण की क्रिया से क्या करता है, अपर्दन। और अपर्दन करने के पश्चात उन दोनों किनारों को काटकर वहां पर अर्धगोल रंगमंच के समान आकृति का निर्माण करता है। वो आकृति क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाई सर्क।
और सर्क के तल पर उत्पाटन क्रिया से जब लगातार एक गर्त का निर्माण हो जाता है, उस गर्त में हिमनद की पिघली हुई जल क्या हो जाती है, जमा हो जाता है। उस जल के जमा होने से एक अस्थायी झील का निर्माण होता है। वो अस्थायी झील क्या कहलाती है, सर्क या टॉर्न झील के नाम से। थोड़ा आपको इसमें विशेष याद रखना है, सर्क के अन्य नाम कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। अब अन्य नामों से पहले सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है भी सर्क नामकरण कहां से किया गया। तो सर्क का नामकरण किया गया है फ्रांस, और फ्रांस में एक पर्वत अपन बोलते हैं कौन सा, आल्पस पर्वत। और आल्पस पर्वत पे एक सर्क मिलता है जिसका नाम है गेवर्नी सर्क। कौन सा सर्क है, गेवर्नी सर्क। उस गेवर्नी सर्क के आधार पर इसका नामकरण क्या किया गया, सर्क किया गया, ठीक है। अब इसके जो अन्य नाम है, यदि ये कहां मिल जाए, जर्मनी में, तो जर्मनी में इसे क्या कहा जाता है, केरेन। जर्मनी में क्या कहा जाता है, केरेन या कार, ठीक है। यदि ये कहां मिल जाए, स्वीडन, तो स्वीडन में इसे क्या कहा जाता है, निस। स्वीडन में क्या कहा जाता है, निस। यदि ये कहां मिल जाए, वेल्स, तो वेल्स में इसे कहा जाता है CWM, कौम, ठीक है। या जिसे हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख देना, कौम। वेल्स में क्या कहा जाता है, कौम। और यदि कहां मिल जाए, स्कैंडिनेविया, कहां पर मिल जाए, स्कैंडिनेविया, तो स्कैंडिनेविया में इसे क्या कहा जाता है, केसेल या जेदेल या बोटनेड। केसेल, जेदेल या बोटनेड। तो सबसे पहले तो नामकरण कहां से, आल्पस पर्वत के गेवर्नी से, क्योंकि सबसे ज्यादा सड़कों की प्रचुरता कहां पर पाई जाती है, आल्पस पर्वत पर, क्योंकि हिमनदों के संदर्भ में सर्वाधिक कार्य ही कहां पर किया गया है, आल्पस पर्वत पर किया गया है, ठीक है। तो नामकरण तो गेवर्नी सर्क से। इसके अन्य नाम यदि कहां मिल जाए, जर्मनी में, तो जर्मनी में इसे क्या कहा जाता है, केरेनिया कार। स्वीडन में क्या कहा जाता है, निस। वेल्स में क्या कहा जाता है, कौम। और स्कैंडिनेविया में क्या कहा जाता है, केसेल, जेदेल या बोटनेड के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कौन सी स्थलाकृति हो गई, सर्क। और सर्क के साथ कौन सी, टॉर्न झील। चलो पहले हेडिंग डालो, छोटा सा डायग्राम बनाओ।
बन गया क्या? चलो डैश लगा के लिखो, बन गया। चलिए, हिमनद के हिमनद के पर्वतीय ढलानों पर, हिमनद के पर्वतीय ढलानों पर, हिमनद के पर्वतीय ढलानों पर गतिशील होने, पर्वतीय ढलानों पर गतिशील होने, गतिशील होने पर उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया, गतिशील होने पर उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप दोनों किनारों, दोनों किनारों का अपर्दन कर, दोनों किनारों का अपर्दन कर, दोनों किनारों का अपर्दन कर एक अर्धगोल रंगमंच, एक अर्धगोल रंगमंच, अर्धगोल रंगमंच ओब्लिक आराम कुर्सी, अर्धगोल रंगमंच ओब्लिक आराम कुर्सी, आराम कुर्सी के सदृश्य, आराम कुर्सी के सदृश्य, आराम कुर्सी के सदृश्य स्थलाकृति का निर्माण करता है, आराम कुर्सी के सदृश्य स्थलाकृति का निर्माण करता है, निर्माण करता है जिसे हिमगहर, जिसे हिमगहर, हिमगहर ओब्लिक सर्क, हिमगहर ओब्लिक सर्क, हिमगहर ओब्लिक सर्क की संज्ञा दी जाती है, हिमगहर ओब्लिक सर्क की संज्ञा दी जाती है, हिमगहर ओब्लिक सर्क की संज्ञा दी जाती है। अगली लाइन लिखो, सर्क के तल पर, सर्क के तल पर, सर्क के तल पर, सर्क के तल पर निरंतर अपर्दन होने, सर्क के तल पर निरंतर अपर्दन होने, निरंतर अपर्दन होने के परिणाम स्वरूप, निरंतर अपर्दन होने के परिणाम स्वरूप, होने के परिणाम स्वरूप निर्मित गर्त, निर्मित गर्त, निर्मित गर्त में हिमनद के, निर्मित गर्त में हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल, हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल, प्राप्त जल का एकत्रण होने, पिघलने से प्राप्त जल का एकत्रण होने, एकत्रण होने के परिणाम स्वरूप, एकत्रण होने के परिणाम स्वरूप निर्मित झील, निर्मित झील सर्क ओब्लिक टॉर्न झील कहलाती है, सर्क ओब्लिक टॉर्न झील कहलाती है, सर्क ओब्लिक टॉर्न झील कहलाती है, सर्क ओब्लिक टॉर्न झील कहलाती है। आगे लिखो अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम अन्य नाम और अन्य नाम के सामने डैश लगा के सबसे पहले तो लिखो नामकरण, नामकरण और नामकरण के सामने डैश लगा के
आल्पस पर्वत के गेवर्नी सर्क, आल्पस पर्वत के गेवर्नी सर्क, आल्पस पर्वत के गेवर्नी सर्क के नाम पर, गेवर्नी सर्क के नाम पर। नेक्स्ट, स्कैंडिनेविया, 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 और स्कैंडिनेविया के सामने डैश लगा के केसेल जेदेल बोटनेड, केसेल जेदेल बोटनेड, केसेल जेदेल बोटनेड, केसेल जेदेल बोटनेड। नेक्स्ट, जर्मनी, जर्मनी के सामने केरेन, नेक्स्ट स्वीडन, स्वीडन के आगे निस, स्वीडन के आगे निस, स्वीडन के आगे निस। नेक्स्ट वेल्स, वेल्स के आगे काउम, CWM, वेल्स के आगे काउम, वेल्स के आगे काउम। ठीक है, नेक्स्ट अगली डालो, हॉर्न या ग्री श्रृंग, हॉर्न या ग्री श्रृंग। पहले ये वाली ले लो, हॉर्न या ग्री श्रृंग, हॉर्न या ग्री श्रृंग, हॉर्न या ग्री श्रृंग। ठीक है, इसी में बन जाता है हॉर्न या ग्री श्रृंग जब किसी भी पर्वतश्रेणी के दोनों किनारों पर लगातार हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के द्वारा क्या होगा, अपर्दन। तो दोनों किनारे क्या होते जाते हैं, अंदर की ओर आते चले जाते हैं। जैसे ही दोनों किनारे अंदर की ओर आते जाएंगे तो आधारी भाग या जो निम्न भाग है वो तो अंदर की ओर हो गया अपर्दित होके, लेकिन शीर्ष भाग जो है वो अपर्दन से थोड़ा क्या रह जाता है, मुक्त रह जाता है। तो जब शीर्ष भाग अपर्दन से मुक्त रह जाएगा और नीचे का भाग क्या हो गया, सखरा रह गया, तो ऊपरी ये जो शीर्ष भाग है ये गोल गुंबद की भांति दिखाई देने लग जाता है। तो गोल गुंबद की भांति दिखाई देने वाला ये जो भाग है, इसी भाग को क्या कहा जाता है, यही कहलाएगा आपका क्या, हॉर्न, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, गिरी श्रृंग बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो हॉर्न या गिरी श्रृंग है, इस हॉर्न या गिरी श्रृंग का एग्जाम्पल, ठीक है, कि कहां पर प्राप्त हुआ है, तो एक तो अपन बोलते कौन सा, जो शिवलिंग है कैलाश पर्वत श्रेणी के ऊपर, वो भी किसका उदाहरण माना जाता है, हॉर्न या गिरिश्रृंग का उदाहरण माना जाता है। एक प्रसिद्ध जो उदाहरण है इसका वो कौन सा मिलता है, आल्पस पर्वत का मैटर हॉर्न, और आल्पस पर्वत पर ही एक और मिलता है जिसका नाम है पैटर हॉर्न। एक तो मैटर हॉर्न और एक कौन सा, पैटर हॉर्न, दोनों किसके उदाहरण है, हॉर्न या गिरिश्रृंग के। तो वो दोनों तो कहां मिलते हैं, आल्पस पर्वत पर। हिमालय पर्वत के अंतर्गत कौन सा पाया जाता है, अमरनाथ की गुफा में कौन सा, शिवलिंग। कैलाश पर्वत श्रेणी पर वो भी किसका उदाहरण है, हॉर्न या गिरिश्रृंग का ही उदाहरण माना जाता है। तो दो सड़कों के परस्पर अपरदित होकर आमने सामने आने पर जो शीर्ष भाग है जो अपर्दन से क्या रह गया, मुक्त रह गया, जो एक गोल गुंबद की भांति दिखाई देता है, वो आकृति क्या कहलाएगी आपकी, हॉर्न या गिरिश्रृंग कहलाती है। अब जब लगातार ये अपर्दन होता जाएगा तो अपर्दन होते होते एक समय ऐसा आएगा ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आर पार, मध्यवर्ती भाग क्या हो जाता है, अपर्दित हो जाता है। और ये भाग जब मध्यवर्ती भाग अपर्दित हो जाएगा तो फिर आप दोनों तरफ से क्या कर लोगे, आवागमन की सुविधा आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जब लगातार ये अंदर की ओर सकड़े होते जा रहे हैं तो अभी अपन अगली सलाह करते देखेंगे कौन सी, लेपीज। तो इसमें इसे लेपीज की दीवार मान सकते हो या फिर सामान्यतः जो भी चट्टानी संरचना है वो चट्टानी संरचना क्या हो जाएगी, अपर्दित हो जाएगी। तो उस चट्टानी संरचना के अपर्दित होने पर दोनों ओर से आपको क्या मिल जाएगा, परिवहन का मार्ग मिल जाएगा। और ये परिवहन का मार्ग क्या कहलाता है, इसे अपन बोल सकते हैं क्या, कोल या हिमानी दर्रा। वैसे कोल एक जगह और काम में लिया जाता है, जो दो प्रति चक्रवात होते हैं। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात की परिभाषा तो जब पवने परिधि से केंद्र की ओर चक्राकार रूप में गतिशील होती है वो तो क्या कहलाता है, चक्रवात। और जब पवने केंद्र से परिधि की ओर चलती है तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रति चक्रवात। तो दो प्रति चक्रवातों के मध्यवर्ती जो भाग होता है उस मध्यवर्ती भाग को भी क्या कहा जाता है, कोल की संज्ञा
दी जाती है। तो एक तो कोल या हिमानी दर्रा कहाँ बनता है, हॉर्न या ग्रीष्म, या फिर साथ में ले सकते हो अरेत या तीक्ष्ण कटक। कब बनेगा, परस्पर दो सड़कों के एक दूसरे के आमने सामने आने से, जब मध्यवर्ती दीवार या मध्यवर्ती चट्टान क्या हो जाती है, अपरदित हो जाती है, जिससे हिमनदीय क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा क्या हो जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, कोल या हिमानी दर्रा। चलो नोट करो इसको। आकृति इसकी जो बनाओ, केवल ये वाली बना दो, ऊपर वाला भाग ये बना के इसमें लिख देना हॉर्न या गिरीशंक। केवल बाकी वाला है ना, साइड को बाकी बात और रहने दो। बना दिए, चलो डैश लगा के लिखो। जब दो परस्पर सड़कों, जब दो परस्पर सड़कों, दो परस्पर सड़कों परस्पर सड़कों के आमने सामने, परस्पर सड़कों के आमने सामने, आमने सामने गतिशील होने पर, आमने सामने गतिशील होने पर, आमने सामने गतिशील होने पर, परस्पर आमने सामने गतिशील होने पर आधारी चट्टान का निरंतर अपरदन, आधारी चट्टान का निरंतर अपरदन, आधारी चट्टान का निरंतर अपरदन, निरंतर अपरदन व शीर्ष भाग, आधारी चट्टान का निरंतर अपरदन व शीर्ष भाग के अपरदन से मुक्त रहने, शीर्ष भाग के अपरदन से मुक्त रहने, अपरदन के मुक्त रहने से गोल गुंबदाकार, मुक्त रहने से गोल गुंबदाकार, गोल गुंबदाकार, गोल गुंबदाकार संरचना का, गोल गुंबदाकार संरचना का, गोल गुंबदाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, गोल गुंबदाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, संरचना का निर्माण हो जाता है, हॉर्न या ग्रीष्रंग कहलाता है, हॉर्न या ग्रीष्रंग कहलाता है, हॉर्न या ग्रीष्रंग कहलाता है। नीचे लिखो एग्जाम्पल, 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 और एग्जाम्पल के सामने डैश लगा के एक तो लिखो मैटर हॉर्न कोमा पैटर हॉर्न, मैटर हॉर्न कोमा पैटर हॉर्न, सामने डैश लगा के आल्पस पर्वत, मैटर हॉर्न कोमा पैटर हॉर्न, डैश लगा के आल्पस पर्वत, और एक लिख दो कैलाश श्रेणी का शिवलिंग, कैलाश श्रेणी का शिवलिंग, कैलाश श्रेणी का शिवलिंग, कैलाश श्रेणी का शिवलिंग, कैलाश श्रेणी का शिवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कोल ओब्लिक हिमानी दर्रा, कोल ओब्लिक हिमानी दर्रा, कोल ओब्लिक हिमानी दर्रा, कोल ओब्लिक हिमानी दर्रा, हिमानी दर्रा, सामने डैश लगा के जब
हिमनद की निरंतर, हिमनद की निरंतर अपर्दन क्रिया, निरंतर अपर्दन क्रिया, अपर्दन क्रिया के जारी रहने, अपर्दन क्रिया के जारी रहने, अपर्दन क्रिया के जारी रहने के परिणाम स्वरूप, जारी रहने के परिणाम स्वरूप, जारी रहने के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती विभाजक चट्टानी भाग, मध्यवर्ती विभाजक चट्टानी भाग, विभाजक चट्टानी भाग के अपर्दित होने, चट्टानी भाग के अपर्दित होने, अपर्दित होने पर दोनों ओर, अपर्दित होने पर दोनों ओर आवागमन की सुविधा, दोनों ओर आवागमन की सुविधा, आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाती है, आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाती है। कोल या हिमानी दर्रा कहलाता है, कोल या हिमानी दर्रा कहलाता है, कोल या हिमानी दर्रा कहलाता है, कोल या हिमानी दर्रा कहलाता है। अगली लाइन, दो प्रति चक्रवातों, दो प्रति चक्रवातों, दो प्रति चक्रवातों का मध्यवर्ती भाग भी कोल कहलाता है। दो प्रति चक्रवातों के, दो प्रति चक्रवातों का मध्यवर्ती भाग भी कोल कहलाता है। दो प्रति चक्रवातों का मध्यवर्ती भाग भी कोल कहलाता है, मध्यवर्ती भाग भी कोल कहलाता है। नेक्स्ट अगला लिखो, अरेत या तीक्ष्ण कटक, अरेत या तीक्ष्ण कटक, अरेत या तीक्ष्ण कटक अरेत या तीक्ष्ण कटक। जब बन गया क्या सिकरी का जो शीर्ष भाग है इसका, जो संकीर्ण नुकीली चट्टानें होती है उनका ऊपरी भाग सिकरी का, और जो बीच वाला जो रिक्त भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, विदर या गर्त भी बोल सकते हैं जिसे।
जनरली जब लगातार किसी परवलयिनी के सहारे सहारे कोई हिमनद गतिशील होकर आता है, ठीक है, तो उत्पाटन क्रिया के द्वारा उस भाग को क्या करता जाएगा, अपर्दित। और जब किसी परवलयिनी के ढाल पर लगातार रूप से सड़कों का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, और उन दो सड़कों के बीच का जो भाग है वो अवशेष के रूप में क्या हो जाए, ऊपर की ओर खड़ा रहता है। तो वो भाग जो है जब एक नुकीली दंताकार या फिर बोल सकते हैं कंघी के सदृश्य जो आकृति बन जाती है, जिसमें नुकीले कटक ऊपर की ओर निकले हुए होते हैं, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, अरेत या तीक्ष्ण कटक। या इसी का एक नाम क्या मिलता है, सिरेत भी मिलता है। ठीक है, ये ठीक वैसी बनेगी जब अपन भूमिगत जल के कार्य पढ़ेंगे, उसमें लेपीज बनेगा। तो लेपीज और अरेत या तीक्ष्ण कटक दोनों आकृतियों को अपन कंगी नुमा स्थलाकृति की संज्ञा भी दे सकते हैं। लेकिन यदि चूना क्षेत्रों में पूछे तो लेपीज बताना है, और यदि हिमनदीय या शीत प्रधान क्षेत्रों में पूछे तो फिर क्या बताना है, अरेत, सिरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसको। हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में किसी पर्वत श्रेणी, हिमनदीय क्षेत्रों में किसी पर्वत श्रेणी, किसी पर्वत श्रेणी के ढलान पर, किसी पर्वत श्रेणी के ढलान पर जब समानांतर, किसी पर्वत श्रेणी के ढलान पर जब समानांतर रूप में, समानांतर रूप में सड़कों का निर्माण हो जाता है, समानांतर रूप में सड़कों का निर्माण हो जाता है, समानांतर रूप में सड़कों का निर्माण हो जाता है, जिससे मध्यवर्ती विभाजक चट्टान, मध्यवर्ती विभाजक चट्टान, मध्यवर्ती विभाजक चट्टान नुकीले शिखर के रूप में, नुकीले शिखर के रूप में, नुकीले शिखर के रूप में, नुकीले शिखर के रूप में दिखाई देती है, शिखर के रूप में दिखाई देती है। जब ऐसे नुकीले शिखर, जब ऐसे नुकीले शिखर क्रमिक रूप में, क्रमिक रूप में, क्रमिक रूप में पाए जाते हैं, क्रमिक रूप में पाए जाते हैं, क्रमिक रूप में पाए जाते हैं, जिससे निर्मित कंगीनुमा ओब्लिक दंताकार आकृति, जिससे निर्मित कंगीनुमा ओब्लिक दंताकार आकृति, निर्मित कंगीनुमा ओब्लिक दंताकार आकृति, जिससे निर्मित कंगीनुमा ओब्लिक दंताकार आकृति अरेत, सिरेत, अरेत, सिरेत या तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं। अरेत, सिरेत या तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं। अरेत, सिरेत या तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखो नुनाटक, नुनाटक।
बन गया, ठीक है। जैसे अपन ने बात करी थी नदी के कार्य में, मोनेनोक, जब नदी की अंतिम अवस्था में एक उचित भूखंड जो होता है वो अपरदित होकर लगभग समतल सतह में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उस उचित भूखंड के अंतर्गत कुछ चट्टानें जो होती है जो कठोर चट्टानों से निर्मित मतलब ग्रेनाइट सदृश होती है, जिनका नदी अपरदन कर पाने में सक्षम नहीं होती है, तो वो कठोर चट्टानों के अवशेषनुमा टीले क्या कहलाते हैं, मोनेड नो कहलाते हैं। इसी प्रकार जब अपन बात करते हैं पवन के कार्य में, शुष्क या अर्धशुष्क के क्षेत्रों में, जब पवन की अपघर्षण क्रिया के द्वारा एक लगभग अधिकांश भाग कटकर समतल सतह में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर जो कठोर चट्टानों के टीले हैं जो अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं, जिनको अपन ने बोला इंसेल बर्ग। ठीक उसी प्रकार जब हिमनद के कार्यों में हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के द्वारा अधिकांश कोमल चट्टाने व मुलायम चट्टाने क्या हो जाती है, कटकर अपरदित हो जाती है, लेकिन वहां पर विद्यमान जो कठोर चट्टाने हैं वो कठोर चट्टाने अवशेषनुमा टीलों के रूप में दिखाई देती है। उन अवशेषनुमा कठोर चट्टानी टीलों को हिमनद के कार्य में क्या कहा जाता है, नूनाटक कहा जाता है। इसका जो नामकरण है वो नामकरण कहाँ से किया गया है, कनाडा द्वीप के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है, कनाडा द्वीप के आधार पर, मतलब जहां पर कठोर चट्टानों के टीले अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि कनाडा में हिमानी के क्या मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, नामकरण कहाँ से किया गया, कनाडा द्वीप। और सीधी सी एक लाइन में डेफिनेशन बताती है, हिमानी या फिर हिमनदीय क्षेत्रों में कठोर चट्टानों के अवशेषनुमा टीले जो अपरदन से क्या रह जाते हैं, मुक्त रह जाते हैं, यानी जिनका हिमानी अपरदन कर पाने में सक्षम नहीं होती है, वो कठोर चट्टानों के टीले क्या कहलाएंगे, नूनाटक कहलाएंगे। ये फिर जोड़ के रख सकते हो, उधर मोनेनोक, उधर इंसेलबर्ग, इधर क्या हो गया, नूनाटक। और जैसे ही भूमिगत जल में चलेंगे वहां पर हम्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्स आ जाएगा। तो ये सारी स्थलाकृतियां क्या है, सेम है, केवल प्रक्रम क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलो लिखो इसको, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया, हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया, हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप, हिमनद की उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन व अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप कोमल चट्टानों, कोमल चट्टानों, कोमल चट्टानों का अपरदन होने, कोमल चट्टानों का अपरदन होने, कोमल चट्टानों का अपरदन होने व कठोर चट्टानों, व कठोर चट्टानों, कठोर चट्टानों के अपरदन से मुक्त रहने, कठोर चट्टानों के अपरदन से मुक्त रहने, कठोर चट्टानों के अपरदन से मुक्त रहने, कठोर चट्टानों के अपरदन से मुक्त रहने पर अवशेष नुमा, अवशेष नुमा चट्टानी टीले, अवशेष नुमा चट्टानी टीले, चट्टानी टीले नूनाटक कहलाते हैं, अवशेष नुमा चट्टानी टीले नूनाटक कहलाते हैं, नूनाटक कहलाते हैं। जो चारों ओर से, जो चारों ओर से हिम से घिरे होने, चारों ओर से हिम से घिरे होने, चारों ओर से हिम से घिरे होने के कारण, हिम से घिरे होने के कारण हिमांतर द्वीप भी कहलाते हैं, चारों ओर से हिम से घिरे होने के कारण हिमांतर द्वीप भी कहलाते हैं, हिमांतर द्वीप भी कहलाते हैं। नेक्स्ट, नामकरण कनाडा द्वीप के आधार पर, नामकरण कनाडा द्वीप के आधार पर, कनाडा द्वीप के आधार पर, नामकरण कनाडा द्वीप के आधार पर, कनाडा द्वीप के आधार पर। नेक्स्ट लिखो, हिम सोपान या पेटरनास्टर झील,
बन गया। हिम सोपान, हिम यानी बर्फ, हिमनद, सोपान यानी सीढ़ियां। हिमनद के मार्ग में जब सीढ़ी नुमा संरचना का क्या हो जाए, निर्माण। अब सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण कैसे होगा, जब हिमनदीय क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलों यानी कि अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जब भ्रंशन प्रक्रिया के दौरान जब भ्रंश तल एक दूसरे के क्रमिक रूप में क्या होते हैं, नीचे की ओर लगातार या तो धसक जाए या फिर समीपी तल से क्या हो जाए, ऊपर की ओर उठ जाए, तो जब क्रमिक सोपानों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इन क्रमिक सोपानों के ऊपर से जब कोई हिमनद गतिशील होता हुआ आएगा, तो ये जो क्रमिक सोपान है, इन सोपानों का ये जो किनारा है, इस किनारे पर तो कौन सा कार्य करेगा, अपघर्षण क्रिया। और अपघर्षण क्रिया करके इस किनारे को क्या कर देगा, अपवर्तित करके थोड़ा मंद ढाल वाली सतह में परिवर्तित कर देगा। लेकिन जैसे ही सोपान के ऊपर से नीचे उतरने पर जिस आधारी चट्टान के साथ इसका क्या होगा, संपर्क होगा, उस आधारी चट्टान पर क्या करेगा, उत्पाटन क्रिया। और उत्पाटन क्रिया करने से वहां की चट्टानों को जैसे ही तोड़ेगा, तो आधारी चट्टान पर एक उथले गर्त का क्या हो जाएगा, निर्माण। और उस उतले गर्त में जब हिमनद के अवसान होने पे, हिमनद के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है, वो जल जब एकत्रित हो जाएगा, तो वहां पर बनेगी एक अस्थायी झील। वो अस्थायी झील तो क्या कहलाएगी, पेटर्नास्टर झील। और हिमनद के मार्ग में बनने वाले ये जो क्रमिक सोपान है, इन सोपानों को क्या कहा जाता है, हिम सोपान। या एक नाम और मिलता है, इन्हें क्या कहा जाता है, दैत्याकार सोपान। क्योंकि ऐसा नहीं भाई अपने जो घरों की जो सीढ़ियां होती है, उन सीढ़ियों के समान छोटे छोटे आकार के मिलेंगे, काफी इनका आकार वृहद होता है। और वृहद आकार होने के कारण ऐसे अनुमान लगाया जाता है असुरों ने या फिर राक्षसों ने अपने मार्ग तो से गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अपने लिए सीढ़ियों का निर्माण किया होगा, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, काफी वृहद। तो वृहद होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, दैत्याकार सोपान की संज्ञा भी दी जाती है। और पेटनास्टर या फिर जिसे अपन बोल सकते हैं पेटनास्टर झील, ये कहां बनेगी, हिम सोपान के तल पर इसका क्या हो जाता है, निर्माण। तो सीढ़ीनुमा संरचना तो हिम सोपान, उस सीढ़ीनुमा संरचना के आधारी भाग यानी कि तल पर निर्मित झील क्या कहलाएगी, पेटरनास्टर झील कहलाएगी। हिम सोपान का निर्माण कब होगा, जब अंतर्जात या फिर भ्रंशन प्रक्रिया के दौरान जब हिमनद के मार्ग में कर्मिक तलों का क्या हो जाए, या तो धसाव या फिर क्या हो जाए, उत्थान। ठीक है, चलो लिखो इसे। जब हिमनदीय क्षेत्रों में, जब हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में अंतर्जात बलों, हिमनदीय क्षेत्रों में अंतर्जात बलों, अंतर्जात बलों के प्रभाव से, अंतर्जात बलों के प्रभाव से भ्रंशन प्रक्रिया, भ्रंशन प्रक्रिया, भ्रंशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, भ्रंशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, भ्रंशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टाने क्रमिक रूप से, चट्टाने क्रमिक रूप से, चट्टाने क्रमिक रूप से भ्रंश तलों के सहारे, चट्टाने क्रमिक रूप से भ्रंश तलों के सहारे, भ्रंश तलों के सहारे, भ्रंश तलों के सहारे खिसक जाती है, भ्रंश तलों के सहारे खिसक जाती है, भ्रंश तलों के सहारे खिसक जाती है, जिसे निर्मित सीढ़ीदार संरचना, सीढ़ीदार संरचना हिम सोपान कहलाते हैं, हिम सोपान कहलाते हैं, हिम सोपान कहलाते हैं। तथा इनका आकार, तथा इनका आकार वृहद होने के कारण, तथा इनका आकार वृहद होने के कारण, इनका आकार वृहद होने के कारण, आकार वृहद होने के कारण इन्हें दैत्याकार सोपान, वृहद होने के कारण इन्हें दैत्याकार सोपान,
दैत्याकार सोपान की संज्ञा भी दी जाती है। 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 सोपान की संज्ञा भी दी जाती है। अगली लाइन, हिमनद द्वारा, हिमनद द्वारा आधारी चट्टान, हिमनद द्वारा आधारी चट्टान, आधारी चट्टान पर उत्पाटन क्रिया, आधारी चट्टान पर उत्पाटन क्रिया, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित उथले आकार के गर्त, निर्मित उथले आकार के गर्त, निर्मित उथले आकार के गर्त, उथले आकार के गर्त में जल के जमा होने, उथले आकार के गर्त में जल के जमा होने पर निर्मित झील, जमा होने से निर्मित झील पेटर्नास्टर झील कहलाती है। पेटर्नास्टर झील कहलाती है। पेटर्नास्टर झील कहलाती है। पेटर्नास्टर झील कहलाती है। नेक्स्ट लिखो, क्रेग एंड टेल या श्रृंग या पुच्छ। पहले बना दो डायग्राम।
बन गया। सबसे पहले तो सरंग या पुच्छ। सरंग तो क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, वो तो क्या कहलाता है, सरंग, शीर्ष भाग तो। लेकिन उसके पीछे का जो भाग, जो मंद ढाल वाली सतह है, वो किसके समान दिखाई देती है, पुच्छ के समान। तो इस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, सीधा सा बोल दो तो सरंग या पुच्छ। और इसी स्थलाकृति को यदि दूसरा नाम दे देंगे अपन, तो वो क्या दिया जाता है, क्रेग एंड टेल। या तो सरंग या पुच्छ बोल दो, या फिर क्या बोल दो, क्रेग एंड टेल। जनरली बनेगी कहां पर, जब हिमनद के प्रवाह मार्ग में कोई क्या आ जाए, ज्वालामुखी प्लग या डोट। सबसे पहले तो ज्वालामुखी प्लग या डोट होता क्या है, जब भूगर्भीय मैग्मा एक पतली नली या छिद्र के सहारे क्या होता है, सतही भाग पर प्रकट होता है। तो सतही भाग पर प्रकट होने, क्योंकि 100 किलोमीटर की मोटाई वाला भाग स्थलमंडल का भाग है, और इस स्थलमंडल को तोड़कर जब मैग्मा, आंतरिक मैग्मा सतही भाग पर प्रकट होगा, तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, लेकिन ये जो 100 किलोमीटर मतलब इस स्थलमंडल के अंतर्गत ये जहां से मैग्मा बाहर आए, इसको बोला जाता है ज्वालामुखी नलिका, या ज्वालामुखी कूपक कह दो। ठीक है, इस नलिका के सहारे ये जो मैग्मा यार, जब ज्वालामुखी उद्गार होना बंद हो जाता है, तो ये मैग्मा शीतल होकर इसी नलिका में क्या हो जाएगा, जमकर ठोस रूप धारण कर लेगा। लेकिन लगातार जब इसका समीपवर्ती भाग है, इस समीपवर्ती भाग का अपर्दन होता जाएगा, तो ये जो ज्वालामुखी नलिका है, इसमें जो मैग्मा जमा था, वो ठोस चट्टान के रूप में सतह के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो हिमनद के प्रवाह मार्ग में जैसे ही ऐसी ज्वालामुखी कोई प्लग या डोट आ जाता है, तो इसके सम्मुख भाग, किसके, हिमनद के सम्मुख भाग पर तो क्या होगा, उत्पाटन क्रिया। ठीक है, क्या होगी, उत्पाटन क्रिया। और उत्पाटन क्रिया के कारण इसका ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। तो सम्मुख भाग जो होगा, ज्वालामुखी प्लग या डोट का बोल दो, या फिर बोल दो हिमनद का सम्मुख भाग, वहां पर तो उत्पाटन क्रिया के द्वारा इस ढाल को क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। और इसके ऊपर जैसे ही गतिशील होगा, तो इसके दूसरी ओर जब उतरेगा, तो हिमनद का संपर्क आधारी चट्टान से नहीं हो पाता है। और हिमनद का संपर्क जब आधारी चट्टान से नहीं होगा, तो यहां पर अपर्दन की बजाय थोड़ा क्या हो जाएगा, निक्षेपण भी होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहां से जो अवसाद लेके आएगा, वो अवसाद यहां पर जमा होने लग जाएंगे थोड़ी मात्रा में। तो अवसादों के जमाव होने से ये जो भाग है, ये एक मंद ढाल वाली सतह में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अग्र भाग तो तीव्र ढाल हो गया, खड़ा ढाल हो गया, और पीछे वाला भाग क्या हो गया, मंद ढाल, जिससे दूर से देखने पर ये किसी सुरंग के पीछे जुड़ी हुई पुच्छ के समान दिखाई देती है। तो इस कलाकृति को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया, श्रृंग या पुच्छ, या फिर जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है क्रेग एंड टेल की इसे संज्ञा दी जाती है। चलो लिखो, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, हिमनदीय क्षेत्रों में जब हिमनद के प्रवाह मार्ग, हिमनदीय क्षेत्रों में जब हिमनद के प्रवाह मार्ग, हिमनद के प्रवाह मार्ग में ज्वालामुखी प्लग या डोट, हिमनद के प्रवाह मार्ग में ज्वालामुखी प्लग या डोट, ज्वालामुखी प्लग या डोट के आने, ज्वालामुखी प्लग या डोट के आने, ज्वालामुखी प्लग या डोट के आने पर, प्लग या डोट के आने पर सम्मुख भाग, सम्मुख भाग पर उत्पाटन क्रिया, सम्मुख भाग पर उत्पाटन क्रिया, सम्मुख भाग पर उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, सम्मुख भाग पर उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप, उत्पाटन क्रिया के परिणाम स्वरूप तीव्र खड़ा ढाल, तीव्र खड़ा ढाल, तीव्र खड़ा ढाल तथा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हिमनद का संपर्क, विपरीत दिशा में हिमनद का संपर्क, हिमनद का संपर्क आधारी चट्टान से न होने, हिमनद का संपर्क आधारी चट्टान से न होने, आधारी चट्टान से न होने, आधारी चट्टान से न होने के कारण
चट्टान से न होने के कारण। मंद ढाल युक्त सतह, मंद ढाल युक्त सतह, मंद ढाल युक्त सतह का निर्माण होता है, मंद ढाल युक्त सतह का निर्माण होता है, मंद ढाल युक्त सतह का निर्माण होता है, ढाल युक्त सतह का निर्माण होता है, जो सुरंग के पीछे, जो सुरंग के पीछे जुड़ी हुई, सुरंग के पीछे जुड़ी हुई पुच्छ के समान, सुरंग के पीछे जुड़ी हुई पुच्छ के समान दिखाई देती है, सुरंग के पीछे जुड़ी हुई पुच्छ के समान दिखाई देती है, दिखाई देती है। सुरंग या पुच्छ ऑब्लिक क्रेग एंड टेल कहलाती है, सुरंग या पुच्छ ऑब्लिक क्रेग एंड टेल कहलाती है। क्रेग एंड टेल, क्रेग मत लिख देना, क्रेग एंड टेल कहलाती है। है ना, कई जनरली थोड़ा सा गुस्सा आते ही सीधा बोल दो कहीं वरी हो जाता तसली कौन गई तेरे ना, है ना। तो ये सलाह करती कौन सी हो गई, सुरंग या पुच्छ। सेकंड लिखो नेक्स्ट, मेष सिलाया रोस मुटोने, है ना, रोस मुटोने। बन गया, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या रहा था, ज्वालामुखी प्लग या डोट, ठीक है। और ज्वालामुखी प्लग या डोट की विशेषता होती है दोनों किनारों का ढाल क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक है। तो इसमें सम्मुख भाग से जब ऊपर की ओर चढ़ेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर तो क्या कर रहा था, उत्पाटन सम्मुख भाग पर, लेकिन विपरीत भाग पर धरातल से संपर्क नहीं हो रहा था, तो वहां पर अपर्दन की बजाय क्या हो रहा था, साथ में निक्षेपण भी हो रहा था, जिससे आगे का भाग तीव्र ढाल है और पीछे का भाग क्या हो गया, मंद ढाल। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जब हिमनद के मार्ग में कोई चट्टानी टीला या कोई गुंबदाकार
पहाड़ी संरचना आ जाए, जिसके सम्मुख भाग से जब हिमनद ऊपर की ओर चढ़ेगा तो मंद ढाल के सहारे आसानी से चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो अपर्दन का कार्य तीव्र गति से नहीं हो पाएगा, तो इस भाग का तो ढाल कैसा रहता है, मंद। लेकिन जैसे टीले को पार करके दूसरे किनारे की ओर उतरेगा तो चूंकि इस चट्टानी तल के साथ इसका संपर्क हो रहा है, लेकिन चट्टानी तल के साथ संपर्क होने से इस हिमनद का वेग भी तो बढ़ जाएगा थोड़ा ढाल के सहारे, और जैसे वेग बढ़ेगा यहाँ पर कौन सी क्रिया करेगा, उत्पाटन क्रिया, और उत्पाटन क्रिया के द्वारा जो पीछे वाला भाग है उसको क्या कर देगा, अपर्दित, और अपर्दित करके क्या बना देगा, असमतल व ऊबड़ खाबड़ सतह में परिवर्तित कर देता है, जिससे दूर से देखने पर ये स्थलाकृति कैसी दिखाई देती है कि भाई कोई भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। तो भेड़ों के झुंड के समान दिखाई देने के कारण इसे क्या कहा जाता है, भेड़पिट सेल कहा जाता है। एक तो क्या कहा जाता है, भेड़पिट सेल कहा जाता है, एक इसे क्या कहा जाता है, रोश मुटोने। क्या कहा जाता है, रोश मुटोने। एक और नाम बोल सकते हो, इसे क्या कहा जाता है, मेष शिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेष शिला। तो तीनों नाम इसी के। दूसरा यदि आपसे पूछ ले नामकरण इसका किसके द्वारा किया गया, तो नामकरण लिख देना डी सासर। नामकरण करने वाले कौन थे, डी सासर महोदय। ठीक है, नामकरण किसने किया इसका, डी सासर ने। ये हो गई अपनी कौन सी, मेष शिला या रोश मुटो ने। चलो लिखो, जब हिमनद के प्रवाह मार्ग, जब हिमनद के प्रवाह मार्ग, हिमनद के प्रवाह मार्ग में, प्रवाह मार्ग में चट्टानी टीले, चट्टानी टीले, चट्टानी टीले के आने पर, चट्टानी टीले के आने पर, चट्टानी टीले के आने पर, चट्टानी टीले के आने पर सम्मुख भाग, सम्मुख भाग, सम्मुख भाग पर मंद वेग के कारण, सम्मुख भाग पर मंद वेग के कारण, मंद वेग के कारण मंद ढाल युक्त सतह, मंद ढाल युक्त सतह, मंद ढाल युक्त सतह, मंद ढाल युक्त सतह का निर्माण, मंद ढाल युक्त सतह का निर्माण तथा विपरीत भाग, तथा विपरीत भाग, विपरीत भाग, विपरीत भाग पर उत्पाटन क्रिया, विपरीत भाग पर उत्पाटन क्रिया, उत्पाटन क्रिया के प्रभावी होने, उत्पाटन क्रिया के प्रभावी होने, उत्पाटन क्रिया के प्रभावी होने के कारण, उत्पाटन क्रिया के प्रभावी होने के कारण, प्रभावी होने के कारण असमतल व ऊबड़ खाबड़ सतह, असमतल व ऊबड़ खाबड़ सतह, असमतल व ऊबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हो जाता है, असमतल व ऊबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हो जाता है, जो दूर से देखने पर, जो दूर से देखने पर, दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ों के झुंड के समान, दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ों के झुंड के समान, बैठी हुई भेड़ों के झुंड के समान, भेड़ों के झुंड के समान दिखाई देती है, भेड़ों के झुंड के समान दिखाई देती है, झुंड के समान दिखाई देती है, झुंड के समान दिखाई देती है। भेड़पिट सेल, भेड़पिट सेल ओब्लिक रोस मुटोने, रोस मुटोने ओब्लिक मेष शिला कहलाती है। भेड़पिट सेल ओब्लिक रोस मुटोने ओब्लिक मेष शिला कहलाती है, मेष शिला कहलाती है। ठीक है।
लास्ट वाली स्थलाकृति लिखो भाई, फियोर्ड। फियोर्ड। फियोर्ड है ना जनरली, सीधा सा है। फियोर्ड क्या है? उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, ठीक है, कि वे पर्वत श्रेणी के ढलान के सहारे जब हिमनद ऊपर से नीचे की ओर उतरता हुआ आएगा तो अपने लिए क्या बनाएगा? मार्ग, जिसे अपन ने क्या बोला? युवाकार की घाटी। और जैसे ही हिमनद गतिशील होता होता लास्ट में कहां पर आकर मिल जाएगा? सागरीय जल में। और जैसे ही सागरीय जल में आकर मिलेगा तो सागरीय जल में मिलने पर हिमनद का क्या होगा? अवसान। और इस हिमनद के अग्रवर्ती जो भाग, मतलब घाटी का जो अंतिम मुख है, जो सागरीय मुहाने के पास में है, तो जैसे ही हिमनद आकर सागर में मिलेगा, हिमनद का क्या होगा? अवसान। तो हिमनद का अवसान होने से जो जल की प्राप्ति हुई, उस जल की प्राप्ति होने से सागरीय जल स्तर में क्या होगी? वृद्धि। और जैसे ही सागरीय जल में वृद्धि होगी तो ये सागरीय जल जो है, ये हिमनद की जो घाटी है उसी घाटी में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और जैसे ही हिमनद की घाटी में जल भरेगा तो हिमनद की जो घाटी है वो जल में क्या हो गई? डूब गई। तो उच्च अक्षांशों में, ये हिमाच्छादित क्षेत्रों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां क्या कहलाती है? फियोर्ड कहलाती है। यदि जनरली पूछे हुए फियोर्ड का सबसे ज्यादा विस्तार, फियोर्ड का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में। यदि देश पूछे तो देश सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? नॉर्वे के अंतर्गत। इसके अलावा आपको कहां मिलेंगे? आइसलैंड में मिल जाएंगे, ग्रीनलैंड में मिल जाएंगे, उत्तरी कनाडा में मिल जाएंगे, उत्तरी साइबेरिया में मिल जाएंगे, तस्मानिया में मिल जाएंगे, न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचुरता इनकी जो पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? नॉर्वे के अंतर्गत पाई जाती है। सेम ऐसे ही तट, यानी कि जैसे ये तो हिमनद की घाटी थी जो जल में क्या हो गई? डूब गई, क्या कहलाई? फियोर्ड तट। यदि ऐसे ही नदी की घाटी सागरीय मुहाने के पास में जल में डूब जाए, नदी की घाटी मुहाने के पास में जल में डूब जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? वहां पर नाम याद रखना, क्या? रिया। क्या कहलाता है? रिया तट कहलाता है। यदि ऐसी ही भूमिगत जल की घाटी यदि सागरीय जल में डूब जाए, या फिर इसी को पूछ ले, चूना प्रधान क्षेत्रों में जलमग्न घाटियां या अपरदित कटिफटी घाटियां क्या कहलाती है? तो वहां पर नाम याद रखना का? डोलमेशियन। क्या नाम याद रखना है? डोलमेशियन। अब किसी के माथे में पवन को तो बताया ही कौन, पवन में तटीय भाग होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, तीन नाम याद रखने, एक तो फियोर्ड तट, एक रिया तट, और एक कौन सा? डोलमेशियन तट। तो फियोर्ड तट तो क्या है? उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, वो तो क्या कहलाएगी? फियोर्ड। जब नदी का मुहाना सागरीय जल में डूब जाए तो उसे क्या कहोगे? रिया। और जब कौन से क्षेत्रों में? चूना प्रधान क्षेत्र या कारस्ट क्षेत्र, जब कारस्ट क्षेत्रों में जो तटवर्ती भाग है वो जल में डूब जाए, या फिर अपरदित या फिर कटेफटे तट, क्या कहलाएंगे? डोलमेशियन। तो डेफिनेशन एक याद रखनी है, बस क्षेत्र बदल देना। हिमानी फियोर्ड, नदी रिया, चूना क्षेत्र डोलमेशियन, ठीक है? चलो लिखो। उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, कुछ नहीं, उच्च हाई, हिल नहीं, लेटिट्यूड है ना? नहीं अनीता, क्या पता और कुछ लिख दे, है कि नहीं? वो शायद तारीख भी नज़दीक आने वाली है, वो आप ही तो बता रहे थे। अभी आपके घर में शायद मेरे हिसाब से कार्यक्रम वही चल रहे हैं सारे, सभी के साथ ही हुए थे क्या? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वही तो भाई सारे, कि भाई खर्चा हो तो एक बार ही हो सारा सिमिलर रूप से। चलो, उच्च अक्षांशों में हिमनद के, उच्च अक्षांशों में हिमनद के सागरीय मुहाने, हिमनद के सागरीय मुहाने के समीप, सागरीय मुहाने के समीप, सागरीय मुहाने के समीप पहुंचने पर, पहुंचने पर अवसान होने, अवसान होने, अवसान होने से प्राप्त जल, अवसान होने से प्राप्त जल, अवसान होने से प्राप्त जल से, प्राप्त जल से
जलस्तर में वृद्धि होने, जलस्तर में वृद्धि होने, जलस्तर में वृद्धि होने, जलस्तर में वृद्धि होने पर जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां फ्योर्ड कहलाती है। जलमग्न हिमानीकृत घाटियां फ्योर्ड कहलाती है, फ्योर्ड कहलाती है, जिनका सर्वाधिक विस्तार नॉर्वे तट पर मिलता है, सर्वाधिक विस्तार नॉर्वे तट पर मिलता है, सर्वाधिक विस्तार नॉर्वे तट पर मिलता है, नॉर्वे तट पर मिलता है। नेक्स्ट अगला लिखो रिया तट, रिया तट, रिया तट, रिया तट और रिया तट के सामने जलमग्न नदी घाटी, जलमग्न नदी घाटी, जलमग्न नदी घाटी, ठीक है, लेकिन वो कहाँ डूबेगी, मुहाने के पास में ना, इतना ही रहने दो, जलमग्न नदी घाटी। नेक्स्ट डोलमेशियन तट, डोलमेशियन तट, डोलमेशियन तट, डोलमेशियन तट और डोलमेशियन तट के सामने डैश लगा के कारस्ट क्षेत्रों में, कारस्ट क्षेत्रों में अपर्दित व कटे फटे तट, अपर्दित व कटे फटे तट, कारस्ट क्षेत्रों में अपर्दित व कटे फटे तट, वो क्या कहलाएंगे, डोलमेशियन तट। ये हो गई अपनी कौन सी, हिमनद के द्वारा बनने वाली कौन सी अपर्दनात्मक स्थला कृतियाँ। निवेशन गर्त, स्टैन हिमविदर, युवाकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क या टॉर्न झील, अरेत या तीक्ष्ण कटक, हॉर्न ग्रीष्रंग, कोल हिमानी दर्रा, नूनाटक, हिमसोपान, पेटनास्टर झील, श्रृंगपूंछ, बेडपिट सेल या फ्योर्ड तट। ठीक है।